सो इस 15 दिन के अंदर आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और जब हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करते हैं तो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन हमारे सामने आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लगभग 50% का वेटेज इसका रहता है और 33 मार्क्स की पूछी जाती है 70 में से। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं आती है बिकॉज इंटर रिलेटेड है सारे के सारे चैप्टर्स और क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आप चाहे इंटर कन्वर्जन के सवाल देखिए, आप चाहे रीजनिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। और अगर आप वो बच्चे हैं जिसने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है या फिर आप पढ़ रहे थे पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, देन दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट 15 डेज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं देन श्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके जो नंबर हैं वो जरूर से जरूर इंक्रीज कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर्स का वेटेज कितना है। तो अगर आप चैप्टर्स के वेटेज की बात करते हैं तो सभी चैप्टर लगभग सेम से वेटेज आपको नजर आते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, देन अगला भी 6 मार्क्स का है। जो एल्डिहाइड वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 8 मार्क्स का आपको यहाँ से पूछा जाता है। और अमीन्स वाला जो चैप्टर है वो भी 6 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर 7 मार्क्स का है। अब वेटेज को देखने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको इन चैप्टर्स को बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है कि यार आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, देन आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, देन आप थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो, देन आप फिर फोर्थ चैप्टर की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। इससे होगा क्या, जब आप अल्कोहल फिनॉल चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आप उसकी प्रिपरेशन देखोगे, देन आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखोगे, फिर आप वहाँ पर कुछ नेम रिएक्शंस देखोगे, कुछ मैकेनिज्म देखोगे। फिर आप अगला चैप्टर पढ़ते हो एल्डिहाइड, सेम आप वैसी प्रॉपर्टीज देखोगे, नेम रिएक्शंस देखोगे, मैकेनिज्म देखोगे, देन आप कीटोन्स की सेम प्रॉपर्टीज देखोगे, मैकेनिज्म देखोगे, रिएक्शंस देखोगे। तो होता क्या है, जब हम पहले पढ़ते हैं फिर हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो हम पहला भूल जाते हैं, तीसरे पे आते हैं तो शुरू के 2 भूल जाते हैं। यही ट्रेंड हमारा पूरे साल चलता रहता है, इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो हमें इसको किस तरह से टैकल करना है, हमें यार इनको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है, टॉपिक भी नहीं, इनफैक्ट हमें टाइप को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमने ये देखना है कि 10 से 12 साल के अंदर सीबीएसई बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से, उस तरह से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, उस तरह से हमें इसकी स्टडी करनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपसे केमिकल टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो हर साल पूछा जाता है। जैसे कि आपको फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अगर आपको डिफरेंस करना है तो आपको किस तरह केमिकल टेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको एल्डिहाइड को कोई कंपाउंड दे देगा या फिर कीटोन को कोई कंपाउंड दे देगा, उसके अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको किस केमिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा केमिकल टेस्ट आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे हमेशा मैकेनिज्म का पूछा जाता है, चाहे वो वहाँ पर अल्कोहल बनाने का मैकेनिज्म हो, चाहे SN1 SN2 का मैकेनिज्म हो, चाहे इथीन बनाने का मैकेनिज्म हो, तो मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे इंटरकन्वर्जन का पूछा जाता है। तो आप देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की हमें स्टडी करनी है कि यार हमें मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने 3-4 क्वेश्चन मैकेनिज्म की स्टडी कर लिए। हमारे से केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमने केमिकल टेस्ट के 3-4 क्वेश्चन स्टडी कर लिए। इसी तरह से हमारे से इंटरकन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमने उसके 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसकी स्टडी करेंगे तो ही हम लास्ट 15 डेज के अंदर यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। अगर हम चैप्टर वाइज जाएंगे तो यार लास्ट 15 डेज के अंदर स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट अभी अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो यार आपको क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, ना कि चैप्टर्स के हिसाब से। दूसरे पॉइंट ये कि यहाँ पर जो 5th चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, इसको यार हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल भी इंटर रिलेटेड नहीं है, ना तो हमारी 11th क्लास से और ना ही हमारे शुरू के 4 चैप्टर से। तो इस चैप्टर को हमें थोरोली पढ़ के जाना है। इससे क्या होगा, हमारे कम से कम 7 नंबर हमारे अच्छे से हो जाएंगे। इसमें भी हालांकि मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जो हर साल पूछे जाते हैं, बट स्टिल अगर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं किन किन टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IUPAC जो नेम्स होंगे वो आपको थोड़े से आने चाहिए यार। IUPAC नेम्स हो गए, कॉमन नेम्स हो गए, इससे क्या होता है आपका थोड़ा क्वेश्चन आप देखते हो तो घबराओगे नहीं। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन के अंदर IUPAC नेम को यूज कर रखा है या फिर कॉमन नेम का यूज कर रखा है तो आप थोड़ा सा डरोगे नहीं क्वेश्चन को देख के, अगर आपको थोड़े बहुत IUPAC नेम्स आते होंगे। तो IUPAC का जो क्वेश्चन है वो आपको आना चाहिए और इसको करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व कर लेने हैं। NCERT के एग्जाम्पल्स में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको रीड कर लेना। आपका IUPAC का अगर क्वेश्चन आता है 1 आधे नंबर का तो वो भी बन जाएगा, प्लस आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी IUPAC नेम्स की। तो IUPAC नेम्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछा जाएगा केमिकल टेस्ट का। केमिकल टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन के बीच में कौन सा केमिकल टेस्ट आपको यूज करना है, या फिर फिनोल और बेंजोइक एसिड जिसका मैंने एग्जांपल दिया था ये लास्ट में पूछा भी गया था, इथेनॉल और प्रोपेनॉल ये भी पूछा गया था। तो किस तरह से आप इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कौन से केमिकल टेस्ट यहाँ पर आपको यूज होंगे, तो इसका सवाल वहाँ पर हमेशा आपसे पूछा जाता है। हर साल आपसे इसका सवाल 2 या 3 नंबर में पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं यार। अब होता क्या कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर आपके केमिकल टेस्ट आएंगे, फिर आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर आएंगे, देन आपके अमीन चैप्टर के अंदर आएंगे। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ने, सिर्फ 2 या 3 पेज के नोट्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको 2 से 3 पेज के नोट्स पढ़ने हैं केमिकल टेस्ट के, प्लस
ये 2 क्वेश्चन दिए यार, एक क्वेश्चन है आपका एलडीएड वाले चैप्टर से और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका अमीन्स वाले चैप्टर से, वो है 9.2। ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ यार मैं, ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, प्लस आपको वो 3-4 पेज से नोट्स रिवाइज करने हैं, आपके यहाँ पर 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद यार कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ये सिंपल सी डेफिनेशन है यार, कभी काफ़ी बार दूसरे अलग अलग क्वेश्चन में यूज भी हो जाती हैं और काफ़ी बार डायरेक्टली भी पूछी जाती है, तो इनका मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये 3-4 डेफिनेशन आपको देख लेनी है। एक तो कायरल सेंटर है, अकायरल सेंटर क्या होता है, रेसिमराइजेशन है, मेसोमर्स क्या होता है, ये 3-4 डेफिनेशन है, आपको ये थोड़ा सा रट लेना है। हो सकता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए, और नहीं भी आता तो क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन में इनका यूज आ जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछ लिया या फिर अकायरल सेंटर पूछ लिए, तो वहाँ पर आपको यूज आ जाता है। तो आपको सिंपल 3-4 डेफिनेशन है, इनको रट लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, ईजी सा ही काम है। उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब ऐसे तो यार आपके सिलेबस में बहुत सारे मैकेनिज्म है, आप एलडीएड वाले चैप्टर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, अमीन के अंदर जाएंगे वहाँ पर भी मिलेगा। जैसे एलडीएड वाले चैप्टर के अंदर कैनिजारो हो गया, एल्डोल के मैकेनिज्म हो गए, और ऐसे अमीन के अंदर भी, अल्कोहल के अंदर भी। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 5 ही मैकेनिज्म आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही 5 मैकेनिज्म जो है आपसे हर साल पूछे भी जाते हैं। इनके अलावा आपसे कोई भी मैकेनिज्म वहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है। इनमें से भी जो 4 मैकेनिज्म है ये आपके अल्कोहल वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन हो गया, इथेनॉल टू इथीन हो गया, देन आपका इथेनॉल टू इथॉक्सी इथीन हो गया। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है आपसे अल्कोहल वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। प्लस एक आपका फर्स्ट चैप्टर से आता है SN1 SN2 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपने, अगर आप पूरे साल में थोड़ा सा भी अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा है तो आपको ये पता लग गया होगा कि SN1 SN2 का जो मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 मैकेनिज्म आपको अच्छे से करके जाने हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी आप एनसीईआरटी से करना चाहो तो एनसीईआरटी से कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 5 के 5 मैकेनिज्म की जो नोट्स हैं मैंने आपको बना के दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी बुक से भी या फिर किसी और के नोट से भी आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो। बात ये कि हमें इन 5 मैकेनिज्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है इन 5 मैकेनिज्म को बार बार पूछ रहा है, तो इनको हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग यार वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी टफ भी होते हैं, और हम मोस्टली इनके अंदर हमारे मार्क्स आते भी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि केमिस्ट्री के अंदर हमें रीजनिंग के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज लिखने होते हैं। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर आंसर कर दोगे तो बोर्ड में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट आपका रीजनिंग के जो आंसर हैं बिल्कुल प्रिसाइज लिख के आने। और मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए भी नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रीजनिंग के हर साल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहता है वो अमीस वाले चैप्टर से ही रहता है, और कहीं से भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो अमीस वाले चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। बाकी यार इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपके ऊपर वाले चैप्टर से भी है, एक आधा अल्कोहल वाले चैप्टर से होगा, एक आधा एलडीएल वाले चैप्टर से। पर अमीस के जो चैप्टर के मैंने आपको यहाँ पर रीजनिंग बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन है, 9.3 क्वेश्चन है, देन आपका 7.4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ये 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनमें से कुछ क्वेश्चन सबसे पिछले साल भी पूछे गए थे, जैसे कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ये आपसे पिछले साल पूछा गया था। देन इसमें फर्स्ट वाला पार्ट भी आपसे पिछले साल पूछा गया था। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। अमीन्स वाले चैप्टर से यार आपको रीजनिंग अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आएगा ही आएगा रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा कुछ 2-4 क्वेश्चन और मैंने अपने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अब आता है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है इंटरकन्वर्जन का। इंटरकन्वर्जन हमारे लिए सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे से बहुत रेयरली ही क्वेश्चन हमारे से सोल्व होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज लगती है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले तो आपको 22 नेम रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस की, जो मैं भी आपको नीचे बताने वाला हूँ। अभी हम नीचे डिस्कस कर लेंगे उसको, और मैं आपको उसके नोट्स भी दूंगा, वो आपको अच्छे से करनी है। प्लस इन क्वेश्चंस को यार आपको बहुत अच्छे से रख के जाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको इंटरकन्वर्जन के ये 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस आपको नीड रिएक्शन कर लेनी है, आपका इंटरकन्वर्जन का सवाल वहाँ से अच्छे से बन जाए। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यार एल्डिहाइड वाले चैप्टर से, और 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मीन्स वाले चैप्टर से, जो 8.15 क्वेश्चन है और 8.17 क्वेश्चन है। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड वाले चैप्टर से। मैं आपको बता रहा हूँ इंटरकन्वर्जन का जो सवाल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एल्डिहाइड वाले चैप्टर से पूछा जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से आपसे इंटरकन्वर्जन का सवाल पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना, प्लस नेम रिएक्शंस को भी अच्छे से करके जाना है आपको। बाकी 2 क्वेश्चन यार अमीन वाले चैप्टर से दे रहा हूँ, एक तो 9.5 क्वेश्चन और दूसरा है 9.8 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन्स को आपको अमीन वाले चैप्टर से सॉल्व करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है वहाँ से, नहीं तो ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको वहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको और अटैच करके दिया है, जो है 9.9 क्वेश्चन। ये है आपका ABCD टाइप, ये आपको और में आ जाता है। जनरली होता क्या कि इंटरकन्वर्जन का सवाल दिया जाता है और में आपको ABCD टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये थोड़ा सा इजी होगा अगर सोल्व करना। अगर आपको नेम रिएक्शंस की अच्छे से नॉलेज है तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन आपको इंटरकन्वर्जन के लिए सोल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन जो आपको एल्डिहाइड वाले चैप्टर से हैं, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आपके अमीन वाले चैप्टर से हैं। अब आते हैं हमारे अरेंजिंग टाइप क्वेश्चन। अरेंजिंग टाइप क्वेश्चन में जैसे कि हमारे को ऑर्डर पूछ लिया जाता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, या फिर हमारे से पीकेबी वैल्यूज का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है। 6.6 है, देन आपका 7.3 क्वेश्चन है, ये तो आपका एग्जाम्पल है। देन 7.4 है, देन इंटेक्स एग्जाम्पल है 8.3, देन इंटेक्स क्वेश्चन 8.4, देन 8.12 एंड 8.2। तो ये आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर से थे। और अमीन्स वाले चैप्टर का ये जो 9.4 क्वेश्चन है,
इसको तो यार बहुत ही अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है यार ये, पहले भी पूछा गया काफ़ी बार और इस बार भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो 9.4 वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। और एक आधी वर्ड प्रॉब्लम यार आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। वैसे तो अगर आपने केमिकल टेस्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया प्लस आपने नेम रिएक्शंस को अच्छे से रट लिया, देन आपको वर्ड प्रॉब्लम का सवाल हो जाएगा। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.4। इसको आपको अच्छे से देख लेना यार। इसको देखने के बाद आपको आइडिया भी लग जाएगा अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आपको किस तरह से वहाँ पर सॉल्व करना है। अब आते हैं नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन पे। तो यार वैसे बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती है हमारे सिलेबस में, तो ये 20-22 नेम रिएक्शंस हैं जो आपसे हर साल पूछी जा रही हैं। मतलब इनमें से आपको जो सवाल है वो पिछले 5-6 सालों से लगभग कोई भी 2-3 कोई नेम रिएक्शन जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आपको घूम फिर के आ जाती हैं। जैसे कि लास्ट ईयर भी आपकी मेरे ख्याल से विलियमसन सिंथेसिस आया था, उससे पहले आपका गैब्रियल थैलामाइड आया था, देन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। तो यही 20-22 नेम रिएक्शन में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहाँ से बन जाते हैं। 2-3 नंबर यहाँ पर आपके इन नेम रिएक्शन करने के बाद पक्का श्योरिटी से आपके आ जाएंगे। प्लस इंटर कन्वर्जन में भी ये आपकी नेम रिएक्शन आपको मदद कर रही होंगी इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहीं से आपके जो नेम रिएक्शन के हैं वो क्वेश्चन बन रहे होंगे, लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर अब 4 चैप्टर्स। आपको इन 4 चैप्टर्स के लिए यार इतना सिलेबस आपको जरूर करना है। इसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चंस लगाना चाहो वो ऑब्वियसली आप लगा सकते हो। आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सोल्व करते हो वो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप पीवाईक्यू सोल्व करते हो वो बहुत अच्छी बात है। बट यार इन क्वेश्चंस को आपको जरूर सोल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट चैप्टर आता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। इसको यार पढ़ने का सिंपल है, सबसे बेस्ट तरीका यही है यार, पूरी एनसीईआरटी या फिर पूरे किसी के भी आप नोट्स ले लो। कहोगे तो हम भी आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे देंगे, आप इसको वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको कहीं उसके नोट्स अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, डजंट मैटर। बट इस चैप्टर को यार पूरा पढ़ने में भी फ़ायदा रहता है। उसका रीज़न ये है कि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है ऊपर के 4 चैप्टर के साथ, ना ही 11th क्लास के किसी चैप्टर के साथ। तो इसको पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। उसको पढ़ना पूरा बहुत बढ़िया रहेगा यार आपके लिए, के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज देखनी है, देन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड एमाइलेज देखना है। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स में से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन अमीनो एसिड्स में से आपको असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। देन आपको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यार विटामिन के लिए आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए कौन सी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक टेबल दे रखा है, 10.3 टेबल है एनसीईआरटी के अंदर, वो आप देख सकते हो। ये जो सभी चीज़ें वो नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से भी। अगर आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो पॉइंट आपके सेम ही रहेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सेम ही रहेंगे, बस चैप्टर आपके डिफर कर जाएंगे। देन लास्ट में आपको कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो हमेशा पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और एक दो डिफरेंसेस हो रहा है वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, लास्ट वाले चैप्टर से पूरा पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे, वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको खाली इन क्वेश्चंस के ऊपर अपने रिलाई नहीं करना, आप और क्वेश्चंस कीजिए, आप एनसीईआरटी की जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कीजिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, वो बहुत बढ़िया है। बट पहली प्रायोरिटी यार इनको देनी है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, और प्लस आपको जो पैटर्न होना चाहिए स्टडी का वो इसी पैटर्न में स्टडी करेंगे अगर आप लास्ट मिनट पे, तो वहाँ पर चांसेस हैं आपके मार्क्स आने के ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी हम सेम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको चाहिए होगी तो सेम ऐसी वीडियो ले आएंगे। बाकी यार फिजिक्स का जो एक कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है चैनल पे, जहाँ पर हम 10 आवर्स के अंदर पूरा बोर्ड का सिलेबस कवर कर रहे हैं, या लिटरली 10 आवर्स के अंदर आपकी पूरी फिजिक्स हम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं उस कोर्स को, नोट्स पे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और 10 आवर्स के अंदर आपका सारा जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से। बाकी यार कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। लास्ट 15 डेज आपके पास बचे हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, रिलैक्स रहना है यार। यहाँ पर आपके बढ़िया ही मार्क्स आने वाले हैं, बस आपको रिलैक्स रहकर अपनी मेहनत करते रहनी है। रोज 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आपके श्योरली अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच, दिस इज अक्षित ओझा साइनिंग ऑफ।